हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डाई करने की विधियों को, यानी कि मेथड ऑफ डाइंग की। कपड़ों को किस तरीके से किन किन विधियों से रंगा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ये पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि मेन पॉइंट तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन सबको मेंशन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाई यानी मेथड देखें, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि रंगों के प्रकार यानी कि कलर कितने तरीके के होते हैं जो कि कपड़ों पर चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कलर होते हैं यानी जो रंग होते हैं वह दो तरीकों के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, एक तो प्राकृतिक कलर हो गया, प्राकृतिक, और दूसरा हो गया कृत्रिम या फिर संश्लेषणात्मक रंग। ठीक है, रंग का मतलब यहाँ पर डाई से है। ठीक है, यहाँ पर अभी तो ये रंग है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको रंग का मतलब डाई से लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग रंग का मतलब कलर से लिए हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया ताकि आगे आप लोगों को दिक्कत ना हो। जहाँ पर डाई यूज़ करना होगा मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर रंग का मतलब कलर से है। तो कलर कितने तरीके के होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या फिर संश्लेषणात्मक। प्राकृतिक कलर हमें कैसे कैसे किन किन चीज़ों से मिलते हैं? तो एक तो वनस्पति यानी पेड़ पौधों से, दूसरा प्राणियों से, और तीसरा होता है खनिजों से। खनिज से हमें जो है वह मिलते हैं। कौन से? प्राकृतिक कलर। तो वनस्पति से देखिए कौन कौन से मिलते हैं हमें। मेहंदी, केसर, पलाश, पारिजात, हल्दी, हर्रर, भड़ेरा, आंवला, कत्था, नील या फिर इंडिगो, जामुन और कीकर, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक रंग है। प्राणी जगत से हमें कौन से रंग मिलते हैं? तो केकटिक, कोकनियल और कैरमिस, ये हमें मिलते हैं प्राणी जगत से। तीसरा है खनिज से मिलता है हमें लौहपुर यानी कि लोहा। ठीक है, और देखिए अब इधर देखिए कृत्रिम या फिर संश्लेषणात्मक कलर कौन कौन से होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अम्लीय रंग। प्रत्यक्ष रंग का मतलब डायरेक्ट डाई, दूसरा है अम्लीय, थर्ड इज क्षारीय, फोर्थ इज वाट रंग, सल्फर रंग, मॉर्डेट और नेप्थलॉन। तो फ्रेंड्स, वनस्पति जगत से जितने भी हमें जो कलर मिलते हैं ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको मैंने एक एक करके आप लोगों को डील किया हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सब देखते हैं हम लोग कृत्रिम या फिर संश्लेषणात्मक कलर को। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्राकृतिक कलर को डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और किस तरीके से आएंगे कि जैसे कि मेहंदी से कौन सा रंग मिलता है हमें, केसर से कौन सा, तो ये सब हम लोग बहुत ही आसानी से पिक कर लेंगे। अगर इसको भी मैंने मेंशन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग वनस्पति जगत से मिलने वाले रंगों को तो आसानी से जो है समझ जाएंगे, लेकिन जो कृत्रिम या संश्लेषणात्मक कलर है इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक को अच्छे से डील किया है। तो सबसे पहले देखिए कि 1856 ईस्वी में हेनरी विलियम परकिन ने कृत्रिम या फिर संश्लेषणात्मक रंगों की खोज की। तो खोज किसने की संश्लेषणात्मक या फिर कृत्रिम रंगों की? तो हेनरी विलियम परकिन ने। कब की थी? 1856 में। तो सबसे पहले देखेंगे प्रत्यक्ष रंग या फिर डायरेक्ट कलर। डायरेक्ट कलर कौन कौन सा? तो सेल्यूलोज तंतुओं के वस्त्रों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सेल्यूलोज मतलब कि प्राकृतिक तंतुओं पर ऐसे रंगों का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष रंग या फिर डायरेक्ट डाई। अब देखिए यहाँ पर रंग का मतलब हो गया डाई। तो प्रत्यक्ष रंग या फिर डायरेक्ट डाई के लिए रंग बंधक की आवश्यकता नहीं होती है। रंग बंधक क्या है ये मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रत्यक्ष डाई या फिर डायरेक्ट डाई करने के लिए रंग बंधक की आवश्यकता नहीं होती है। इन रंगों को पानी में घुलनशील बनाने के लिए रंग के घोल में सोडा, ऐश और थोड़ा नमक मिलाया जाता है। यानी कि जो प्रत्यक्ष रंग होते हैं वह पानी में अघुलनशील होते हैं, तो उनको घुलनशील, जब तक पानी में घुलेंगे नहीं कपड़े पे कैसे चढ़ेंगे, तो उनको घुलनशील बनाने के लिए सोडा, ऐश और थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है। फिर इसमें जो है पानी उबाला जाता है और कपड़ों को डाल के कलर किया जाता है। यह कलर करने का बहुत ही आसान तरीका है, मैंने इसको प्रैक्टिकली कई बार यूज़ किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान और घरेलू तरीका है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रंग बंधक की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या होता है इसमें कलर पक्के नहीं चढ़ते, यानी एक या दो धुलाई के बाद धीरे धीरे कलर जो है वो फेड होने लगता है, यानी निकलने लगता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि तो सेल्यूलोज तंतुओं के वस्त्रों के लिए, यानी कि मेनली जो वनस्पति यानी कि जैसे कॉटन हो गया, लिनन हो गया, तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? तो प्राकृतिक तंतुओं के वस्त्रों
पर इनका उपयोग किया जाता है। प्रकृति में भी वो भी कौन से, सेल्यूलोजिक कौन से होते हैं, तो जो हमें पेड़ पौधों से तंतु प्राप्त होते हैं वो सेल्यूलोजिक होते हैं। मैंने कई बार बताया कि पेड़ पौधों से मिलने वाले तंतु सेल्यूलोजिक होते हैं, जबकि जंतु जगत से मिलने वाले तंतु कैसे होते हैं, वो प्रोटीन प्रधान होते हैं। तो क्लैरिटी रखा करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं रंग बंधक क्या होता है। ठीक है, क्रोम कलर जिसे कहते हैं। तो रंग के घोल में या रंगाई की क्रिया पूर्ण होने के बाद रंग बंधक अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए इसमें सोडियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग घोल में, रंग के घोल में सोडियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रंग जो है वो पक्का चढ़ेगा, यानी कि धुलाई से जल्दी से निकलेगा नहीं। ठीक है, तो रंग को बांध के रख देता है, यह कपड़ों के साथ रंग को बांध के रख देता है, इसीलिए इसे रंग बंधक कहते हैं। समझ रहे हैं ना, आप तंतुओं को रंग से बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, इसीलिए इसे रंग बंधक कहते हैं। इसे या तो घोल में ही मिला लेंगे या फिर हम इसको बाद में, यानी रंगाई करने के बाद भी रंग बंधक इस्तेमाल करते हैं। तो रंग बंधक के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम या, ध्यान दीजिए, या यानी कि एक, या फिर सोडियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह रंग बंधक है, या इसे क्रोम रंग भी कहते हैं, किसे, सोडियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एग्जाम में अगर आ गया कि सोडियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो यह क्रोम रंग है या फिर रंग बंधक है, जो कि तंतुओं को रंग से जो है वो बांध के रखता है, जिससे कि रंग क्या होते हैं, बार बार धुलने के बाद निकलते नहीं हैं। एक तरह से जो रंग हो जाते हैं वह अघुलनशील हो जाते हैं कपड़ों पे चढ़ने के बाद, क्योंकि पानी के संपर्क में आने पर वह निकलते नहीं हैं। आई थिंक आप लोगों को रंग बंधक क्या है ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, यह अम्लीय रंगों से ही संबंधित होता है, यानी हर तरीके के रंग पर इसे नहीं कर सकते, अम्लीय रंगों से यह ज़्यादा संबंधित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्षारीय रंग, यानी कि जिसे कि बेसिक डाइज भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, बेसिक डाई किसे कहते हैं, तो क्षारीय रंगों को बेसिक डाई कहते हैं। ठीक है, तो रेशम तथा ऊनी वस्त्रों को चमकीला प्रभाव देने के लिए किस तरीके का डाई इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिक डाई का यूज़ किया जाता है। रेशम तथा ऊनी वस्त्रों को चमकीला प्रभाव देने के लिए क्षारीय रंग का प्रयोग किया जाता है। रंग और तंतु में संबंध स्थापित करने के लिए रंग बंधक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभी मैंने बताया कि रंग बंधक क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर हो गया कि रंग और तंतु में संबंध स्थापित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रंग बंधक का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक तंतुओं पर धूप, धुलाई और पसीने के कारण जो है ये कम पक्के होते हैं। प्राकृतिक तंतुओं पर अगर बेसिक डाई करेंगे तो ये धूप, धुलाई और पसीने के कारण क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। लेकिन जो एक्रिलिक तंतु होते हैं इस पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक्रिलिक तंतु पर गहरा और चमकीला प्रभाव ये उत्पन्न करते हैं, कौन, बेसिक डाई। ठीक है, बेसिक डाई क्या होता है समझ में आ गया। आप देखते हैं एसिटिक डाई क्या होता है, यानी अम्लीय रंग क्या होता है। इनका अधिकांश प्रयोग ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है, यानी कि जो जंतु जगत से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, यानी तंतु जो प्राप्त होते हैं उन पर अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो प्रोटीन प्रधान रेशा होता है। ध्यान दीजिए कि इनका अधिकांश प्रयोग प्रोटीन प्रधान रेशों पर किया जाता है। पक्के रंग के लिए रंग बंधक का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी अगर पक्का रंग चढ़ाना हो तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, रंग बंधक या फिर क्रोम डाई का इस्तेमाल करेंगे। और क्रोम डाई होता क्या है, यह मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आगे देखते हैं सल्फर डाई क्या है, यानी कि गंधक रंग क्या है। सल्फर डाई क्या है, तो गंधक रंगों का प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। यह रंग धुलाई और धूप, पसीने के प्रति पक्के होते हैं। कौन से रंग, सल्फर रंग। ठीक है, गंधक रंग पानी में घुलनशील नहीं होता है, यानी यह पानी में घुलता नहीं है। इसको घुलनशील बनाने का, अगर घुलेगा नहीं तो चढ़ेगा कैसे कपड़े पर, तो इसको घुलनशील बनाने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा और सोडियम सल्फाइड की सहायता से इसको घुलनशील बनाते हैं। तो कास्टिक सोडा और सोडियम सल्फाइड की सहायता से इसको घुलनशील बनाते हैं, तब इसको कपड़े पर चढ़ाते हैं। और कपड़े पर चढ़ाने के लिए रंग बंधक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेप्थॉल कलर, यानी नेप्थॉल डाइज क्या है। यह बहुत ही अधिक पक्के, यानी जो सबसे ज़्यादा इन सब में जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन सब में सबसे पक्का कलर, सबसे पक्का डाई कौन सा होता है, तो नेप्थॉल डाई होता है। नेप्थॉल डाई जो है ये बहुत ही अधिक पक्के और गहरे होते हैं। ध्यान दीजिए, ये गहरे होते हैं, हल्के नहीं होते, हल्के रंग नहीं होते, ये गहरे डाई होते हैं।
तो ये पानी में अघुलनशील होते हैं, यह भी पानी में अघुलनशील होते हैं। इनको घुलनशील बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कास्टिक सोडा का ही केवल इस्तेमाल करते हैं। किसको, नेपथॉल डाई को पानी में घुलनशील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। यूज़ ऑफ क्रोम डाइज मैंने आपको बताया, तो बार बार एक ही चीज़ जो है लिखने में जो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यूज़ ऑफ क्रोम डाइज इस तरीके से आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि रंग बंधक का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, तंतु पर या फिर कपड़े पर रंग को पक्का करने के लिए रंग बंधक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाट कलर यानी वाट डाइज क्या है। तो यह पहला संश्लिष्ट वाट रंग कौन सा था, पहला संश्लिष्ट वाट रंग नीला था। वाट रंग सूती वस्त्रों, लिनन और रेयॉन के लिए सबसे अधिक पक्के होते हैं। वाट रंग महंगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि महंगे होते हैं, और ये पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा इन्हें घुलनशील बनाया जाता है, फिर इनको कपड़े पर चढ़ाया जाता है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स के डाइज, यानी कि कलर कैसे, कौन कौन से कलर जो होते हैं किस किस तरीके के कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि कितने तरीके से डाई किया जाता है। अब उन डाई को यानी कि उन रंगों को किन किन विधियों से चढ़ाया जाता है। अभी तो हमने सिर्फ प्रकार देखा है डाई की, अब उनको किन विधियों से चढ़ाया जाता है कपड़ों पर, अब उनको देखेंगे। डिफरेंस समझ रहे हैं ना। तो वो तो डाई के बारे में मैंने बताया। अब हम लोग डाई को विधियाँ यानी कि रंगाई की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई किसे कहते हैं, जब तंतु अवस्था में यानी कि वस्त्र बनने से पहले यानी धागे बनने से भी पहले, ध्यान दीजिएगा कि जो तंतु होता है फिर धागा बनता है, फिर उसके बाद वस्त्र निर्माण होता है। तो जब स्टॉक रंगाई कब की जाती है, कि जब तंतु अवस्था में ही होता है तभी इस तरीके की रंगाई की जाती है। कौन सी रंगाई, स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई को तंतु अवस्था में ही किया जाता है। ऊनी वस्त्रों पर अधिकांशतः स्टॉक रंगाई ही की जाती है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि ऊनी वस्त्रों पर किस तरीके की रंगाई की जाती है, तो स्टॉक रंगाई की जाती है। या फिर इस तरीके से ही पूछ सकता है कि तंतु अवस्था में कौन सी रंगाई की जाती है। तो अब जब तक आप लोग डीपली पढ़ेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, तब तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो तंतु अवस्था में जो रंगाई की जाती है उसे स्टॉक रंगाई कहते हैं। आगे देखते हैं टॉप रंगाई। टॉप रंगाई किसे कहते हैं, तो यह रंगाई बटे हुए वस्टेड ऊन में की जाती है। किसमें, बटे हुए वस्टेड ऊन में किस तरीके की रंगाई की जाती है, तो टॉप रंगाई की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सूत रंगाई। जब तंतु को काटकर सूत बनाया जाता है। अभी हमने देखा कि जो तंतु अवस्था में जो रंगाई की जाती है उसे स्टॉक रंगाई की जाती है, कही जाती है। लेकिन जब तंतु से धागा बन जाता है तब अगर जो रंगाई की जाती है तो उसे सूत रंगाई कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्रॉस रंगाई कहते हैं किसे। क्रॉस रंगाई किसे कहते हैं, तो जब इसमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं को मिश्रित करके रंगाई की जाती है, यानी कि कई तरीके के तंतु जैसे कि कपास हो गया, लिनन हो गया, रेयॉन हो गया, तो इस तरीके से कई तरीके के तंतुओं को लेकर कई तरीके के तंतुओं को मिलाकर धागा बनाकर रंगाई की जाती है। इसमें या तो ताने के सूत को या फिर बाने के सूत को रंगा जाता है। ताना का मतलब इस तरीके से आप लोगों ने देखा ही होगा, ताना एक पोर्शन को ताना, एक पोर्शन को बाना कहते हैं। तो क्रॉस रंगाई में क्या होता है, केवल एक ही पार्ट हम लोग रंगते हैं, या फिर ताने के धागों को रंगेंगे या फिर बाने के धागों को रंगेंगे। इससे क्या होगा कि इफेक्ट जो है वो कुछ अलग आएगा। और विभिन्न प्रकार के तंतु का इस्तेमाल करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के तंतु को मिलाकर इसको रंगा जाता है। तो इससे क्या होता है, शेडेड जो हमें शेडेड इफेक्ट पड़ता है, जो दिखाई देता है कि कहीं डार्क है, कहीं हल्का है, कहीं गाढ़ा है, तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है, तो क्रॉस रंगाई के ही कारण दिखाई देता है। क्योंकि किसी तंतु पर कोई कलर गाढ़ा चढ़ता है तो किसी कलर के तंतु पर हल्का चढ़ता है। तो इससे इफेक्ट क्या होता है, वो थोड़ा सा शेडेड वाला हो जाता है। कभी धूप या छाँव वाला, हम लोग कहते हैं ना कि धूप में डार्क दिख रहा है और छाँव में डार्क हल्का कलर दिख रहा है। तो इस तरीके से शेड इफेक्ट जो है वह किससे द्वारा दी जाती है, तो क्रॉस रंगाई द्वारा शेड इफेक्ट दी जाती है। बात समझ रहे हैं, इससे वस्त्र और भी ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें या फिर ताने को पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए कि मिश्रित सूत का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद जब धागा बनता है तो या फिर ताने को रंगेंगे या फिर बाने को रंगेंगे। फिर क्या होता है, जब ताना या बाना में से कोई एक रंग देते हैं, फिर उसके बाद कपड़ा बनने के बाद तब दूसरे पार्ट को ही रंगाई होती है। ध्यान दीजिए, ताने के सूत को या फिर बाने के सूत को रंगा जाता है, जिसमें एक प्रकार के सूत बिना रंगे ही रहते हैं। पूरा वस्त्र तैयार होने के बाद फिर सब पूरे वस्त्र की रंगाई की जाती है। बात समझ रहे हैं, तो इससे डार्क और लाइट का जो इफेक्ट आता है वह इसी से आता है, किससे, क्रॉस रंगाई से। लास्ट है हमारा
इस प्रकार की रंगाई मानवकृत तंतुओं को स्पिनरेट में से निकालने से पूर्व ही घोल में मिला दिया जाता है। सिंपल भाषा में बोले तो जो संश्लेषणात्मक या फिर रासायनिक रेशे होते हैं, ठीक है, रासायनिक रेशे ये पूरी तरीके से रसायन से ही बनते हैं, तो जब उनका घोल तैयार किया जाता है तभी उसमें रंग मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब उस रसायन से फिर जब धागे बनते हैं तो क्या होते हैं, वो रंगे रंगाए बनते हैं। ठीक है, तो डोप रंगाई किस पर की जाती है, तो यह संश्लेषित रेशों पर रंगाई की जाती है। किसकी? डोप रंगाई। यह घुलन में जो घोल बनता है उसी में ही इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रंगाई मानवकृत तंतुओं को स्पिनरेट में से निकालने से पूर्व ही घोल में मिला दिया, यानी धागे बनाने से पहले ही घोल में मिला दिया जाता है। इससे वस्त्र में पक्का रंग चढ़ता है, यानी कि जब धागा बन के निकलता है फिर वह रंगा रंगाया जो है वह वस्त्र निकलता है, फिर आप उससे आराम से कपड़े बना सकते हैं। इस पर रंग चढ़ा हुआ रंग जो है वह अत्यंत ही पक्का होता है, निकलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, खत्म करते हैं आज का यही का वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपने सारे नोट्स वहीं पे शेयर करती हूँ। टेलीग्राम की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप लोग वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।